तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 19th ऑफ फरवरी को जाके मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। तो उस टाइम पे भी मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया था, यूटीआई दिखा रहा था। ब्लड कल्चर में भी एक बैक्टीरिया होता है, उसे हम मरसा कहते हैं, वो शो कर रहा था। तो क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे ट्रीटमेंट में दी गई एंटीबॉडीज़, जो कि मेरी एंटीबॉडीज़ से मैच करती थी, IgAg। तो वो दी जाती हैं आपको वेट के अकॉर्डिंग। तो एट दैट टाइम मेरा वेट स्टीरॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था और मेरा वेट था 80 समथिंग। तो मुझे एंटीबॉडीज़ की 36 बॉटल्स चढ़ाई गई थी और एक दिन में 6 बॉटल्स जाती थी और वो काफ़ी स्लो जाया करती थी, लाइक 1 मिनट में मे बी 20 ड्रॉप्स, कुछ ऐसा। तो 6 दिन लगे थे सिर्फ एंटीबॉडीज़ को ही चढ़ने में। और फिर उन 6 दिन मुझे लगा था कि शायद हम 1-2 दिन में जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, दैट्रेटोक्सीमैब, इम्यूनोथेरेपी, और हम वापस आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। 19 फरवरी को हम गए, मेरी मम्मा भी आए थे, और जब मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुई तो 6 दिन तो उन्होंने एंटीबॉडीज़ के लिए ही बता दिए थे। तो उन 6 दिनों में आई वॉज एग्जॉस्टेड, टोटली एग्जॉस्टेड, और मैं वो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहती थी सीरियसली। और उन 6 दिनों में माई फ्लेयर अप वॉज लाइक, मेरा फेस भर चुका था, मेरा स्काल्प पूरा का पूरा भर चुका था, मेरा गला पूरा भर चुका था, स्कार्स आर स्टिल विजिबल, और मेरे शोल्डर्स, मेरी मतलब बैक बॉडी, अपर बॉडी मेरी पूरी की पूरी ब्लिस्टर से भर चुकी थी। इवन आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। और उन 6 दिनों में जब मैं गई थी हॉस्पिटल तो मैं अच्छे भले कपड़े पहन के गई थी, और उन 6 दिनों में मतलब आई वॉज नॉट एबल टू वेयर क्लोथ्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी मुझे सिंपल कॉटन के कपड़े भी चुभना स्टार्ट हो गए थे। वो बॉडी की स्किन वो ब्लिस्टर्स की वजह से पील होती जा रही थी, जिस वजह से मैं कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। और उसके बाद के जो 5-6 दिन थे, उन 5-6 दिनों में मैं सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो ठीक थे, क्योंकि मैं घर से गई थी और ठीक ठाक सोई थी। पर 5-6 दिन के बाद मैं सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी पीठ की स्किन निकल चुकी थी। और उसके 2-3 दिन के बाद इन्फेक्शन फिर भी नहीं जा रहा था, तो फिर उन्होंने रिटुक्सीमैब नहीं लगाया। तो फिर जो भी इन्फेक्शन आया करता था मेरी रिपोर्ट्स में, हर दिन मेरे टेस्ट भेजे जाते थे। एक दिन में कम से कम भी मेरे 5-6 टेस्ट हुआ करते थे रोज़ के। और फिर उसके बाद आई थिंक 1 महीने के बाद, मतलब मुझे अभी भी याद है, तो मेरी फ़र्स्ट डोज रिटुक्सीमैब की लगी थी मुझे 5 मार्च 2024 में। तो तब तक के लिए हमने वेट किया था। 5 मार्च 2024 को जब मुझे पहली डोज लगी, उसके बाद हमें लगा कि मे बी सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे फिर से जाके एडमिट होना पड़ा 2 दिन के लिए, क्योंकि एक दिन पहले वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं पेशेंट को, और फिर उसके बाद वो रिटुक्सीमैब लगाते हैं। तो एक दिन के लिए जब हम वहाँ पे एडमिट रहे, और उसके बाद सेकेंड डे मेरी वो सुबह डोज 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी, और रात के 12:15 12:30 बजे ख़त्म हुई थी। तो इट वॉज़ अबाउट 12 to 13 आवर्स, लाइक 15 आवर्स में भी, है ना। तो उसके बाद हम लोग उस डोज के बाद काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं उस टाइम पे। आपकी पल्स चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, जस्ट उस डोज के लगने से पहले। और आपको एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ताकि आपको कोई भी एलर्जी ना कर दे, कोई भी रिएक्शन ना कर दे। और फिर उसके बाद वो डोज स्टार्ट हुई थी। तो उस सारे टाइम में आपको बार बार डॉक्टर्स के थ्रू विज़िट किया जाता है आके। पूरी की पूरी टीम जो भी वहाँ उस डिपार्टमेंट की होगी, वो बार बार आपको चेक ऑन करेगी कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं। डोज के चलते आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बातें कर सकते हो, पर हाँ, सो भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट उस टाइम पे नींद आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो डेथ और लाइफ के बीच का एक बार होता है, जो कि एक बहुत थिन लाइन होती है डेथ और उसके बीच में। तो ऑब्वियसली जो पेशेंट होता है वो डरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा कि, और इवन आई वॉज ओनली 20, तो मतलब मेरे साथ जो चीज़ें हो रही थी वो तो बहुत ही डिफरेंट बार में थी
कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं, मतलब आई वॉज आउट ऑफ जोन है ना, कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और हाँ, उस डोज से पहले कंसेंट आपके जो भी वहाँ पे होते हैं आपके साथ अटेंडेंट होते हैं, उनसे एक कंसेंट साइन करवाया जाता है कि अगर ड्यूरिंग रिटुक्सीमैब, ड्यूरिंग जब वो आपको इंजेक्ट किया जा रहा है, उसमें कुछ भी चीज़ होती है, कोई भी दुर्घटना मतलब होती है, अनहोनी घटना होती है, तो कोई भी डॉक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा कुछ होता तो नहीं है बेसिकली, बट ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि डॉक्टर्स के लिए भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ खुद पे नहीं ले सकते। एक कंसेंट है, वो एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो साइन करवाया जाता है। तो वो मेरी मम्मा ने साइन किया था और देन वो डोज पूरी हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे उस रात तो मुझे वहीं रहना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो चेक करनी पड़ती हैं। उस टाइम आप घर नहीं जा सकते, अगर आप घर चले जाओगे कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाती तो उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था उस रात को। और डॉक्टर्स वगैरह मुझे काफ़ी टाइम विज़िट करते रहे। रात को जब 12-1 बजे मेरी डोज ख़त्म हुई तो हमें लगा था कि शायद वो चीज़ स्पेशल है। तो फिर उसके 1 बजे के बाद भी मुझे तो नींद नहीं आई थी कि पता नहीं अब क्या होगा, ये क्या चला गया है और क्या हो गया, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। तो नेक्स्ट डे जब डॉक्टर्स का राउंड हुआ, सभी डॉक्टर्स आए मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मेरी दवाइयाँ सब शेड्यूल करी डिस्चार्ज कार्ड पे, और उन्होंने कहा कि आप अभी जा सकते हो। उससे पहले उन्होंने मेरी पूरी बॉडी के वुंड्स को, ज़ख्मों को साफ़ किया अच्छे से, और मुझे ग्लूकोज से नहलाया गया, और उसके बाद मुझे घर भेजा गया पूरा साफ़ करने के बाद। और देन आफ्टर दैट उन्होंने बस ये कहा कि अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। और हम जब घर गए बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, और फर्स्ट डोज़ के बाद भी कोई भी मतलब अगर किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट डोज़ के बाद भी फ्लेयर अप होता है, बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स आते हैं, ब्लिस्टर्स आने नहीं रुकते हैं, और जो एक डोज होती है वो ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो मतलब उसके बाद भी 15 दिन तक वो दर्द सहना ही था। और हम घर चले गए। माई डाइट वॉज वेरी गुड। मैं विटामिन C के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजेस खाया करती थी, फ्रूट्स खाया करती थी बहुत ज़्यादा। और जब एक डोज लग चुकी थी तो उसके बाद तो मैं और ज़्यादा आइसोलेशन में थी, हमेशा मास्क लगा के रखती थी। और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम पे मेरे लिए मास्क लगाना कितना ज़्यादा टफ था, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्किन नहीं थी और ये सब छिल जाया करता था जब मैं मास्क लगाती थी। तो मेरे कान के यहाँ पे भी स्किन नहीं थी, तो दैट वाज सो टफ फॉर मी। तो उसके बाद 1 महीना हो गया। उसके बाद हमने जब फिर से सेकेंड डोज के लिए टेस्ट करवाना शुरू किए तो वो फिर से वहाँ पे बैक्टीरिया आने लग गया। और वो जो बीच का 1 महीना हमने काटा, आई डोंट थिंक कि वो सब बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए, क्योंकि हम 2 साथ में थे, हम दोनों वो चीज़ें कवर कर रहे थे। मेरे साथ और भी कुछ लोग थे जिनके बारे में मैं अपनी इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर मेंशन करूँगी, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इस सब में जो भी मुझे दर्द हुआ करता था, जो भी चीज़ें थी जो मैं फेस करती थी, everyone is commenting me कि you are so strong, but seriously I am not strong. He is the one who is making me strong. सिर्फ वही है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जो मुझे हिम्मत दे रहे हैं। कहीं कोई ना कोई चीज़ होती है जहाँ से आपको हिम्मत आ रही होती है, तो मे बी इन माई केस दैट इज़ हनुमान जी और हनुमान चालीसा, बस दैट्स इट। और फिर जब सेकेंड डोज जब हमने फिर से टेस्ट करवाना शुरू किए, इन बिटवीन दैट हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करने का कोशिश की, मतलब जो देसी इलाज होते हैं हमने सब ट्राई करे थे। तो हमने इस बीच में सब वो भी किया था। तो फिर सेकेंड डोज जब मेरी लगनी थी उससे पहले भी मेरे सभी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा वेट किया। मेरी सेकेंड डोज जो मेरी लगी थी वो मुझे 11 मई को लगी थी, तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था। आई थिंक 1.5 मंथ का, 1.5 महीने का गैप इसमें आ चुका था। तो सेकेंड डोज के लिए भी हम गए सुबह सुबह, और फिर उसके बाद 1 दिन पहले एडमिट हुए थे, और फिर से एडमिशन करवानी पड़ती है, फिर से 2 दिन के लिए वहाँ रहना पड़ता है। तो फिर से हम रहे थे, और उसके बाद हम फिर से घर आ गए थे 2 डोज के बाद।
तो दो डोजेस के बाद हमें ऐसा लगा था कि अब तो सब ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो सब ठीक है। बट उसके बाद भी ब्लिस्टर्स आ रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 डेज़ जो हैं वो लगते हैं टोटली इम्यूनिटी सप्रेस होने में। तो वो 15 डेज़ तक ब्लिस्टर्स आ रहे थे, वीकनेस आ रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे को मसल क्रैम्प्स आया करते थे, कभी कभी तो मैं चल भी नहीं पाती थी, चलते चलते मेरी टांगें फोल्ड हो जाया करती थी सच में। और देन हम लोग जब सेकेंड डोज भी हो गई तो हमने डिसाइड किया कि अब हम घर जाएंगे। आई वॉज नॉट वेल बट स्टिल, क्योंकि मेरी मम्मा अपना घर फरवरी में छोड़ के आई थी और जून चल पड़ा था। तो क्योंकि 11 मई को डोज लगी थी और उसके 15 दिन के बाद फिर से हमें एक बार हॉस्पिटल जाना था रूटीन चेकअप के लिए। तो ऑलरेडी मई जून चल पड़ा था, तो इट्स लाइक 5 महीने हो चुके थे उन्हें घर छोड़े हुए। जब हम घर जाते हैं और घर जाते ही वो फ्लेयर अप इतना ज़्यादा हुआ कि ये अभी भी स्कार्स बहुत लाइट हैं, तो ये दोनों चीज़ें मतलब कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी और ज़्यादा भर गई। इस दौरान एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी कि मेरे बाल बहुत से लोग कहते हैं कि झड़े हैं, बट रिटुक्सीमैब से, इम्यूनोथेरेपी से आपके बाल नहीं झड़ते हैं, कीमोथेरेपी से आपके बाल झड़ते हैं। ये बाल हमने कटवाए हैं क्योंकि यू कैन सी अभी भी इस जगह पे एक ज़ख़म है, और ये यहाँ पे सब जगह थे जहाँ पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा मुझे चुभा करते थे, जिस वजह से मेरी मम्मा ने खुद ही मेरे बाल काट दिए थे। तो ये चीज़ थी। और फिर उसके बाद जब हम घर गए, घर जाने के बाद और ज़्यादा फ्लेयर अप हुआ। फिर हम वापस आ गए धर्मशाला, मैं और मेरी मम्मा। उसके बाद इन जुलाई मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स लग पड़े और जुलाई में मेरी हालत कुछ ऐसी थी, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। तो ऐसी हालत के साथ एग्ज़ाम्स देना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट माई कॉलेज स्टाफ सपोर्टेड मी वेरी वेल, और उन सब ने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। मेरे एग्ज़ाम्स मेरी कन्वीनियंस के साथ हो सके, और उस वजह से आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरा 1 साल बच गया। मतलब ये सब जनवरी से चल रहा था और जुलाई में जाके ये थोड़ा थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हुआ, और रिकवरी वॉज वेरी स्लो क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। तो रिकवरी इतनी ज़्यादा स्लो थी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। तो आई वॉज वेरी डेस्परेट टू सी मी बैक। इवन स्टिल आई एम रिकवरिंग, आई एम हीलिंग। अभी भी मैं पहले जैसी नहीं हूँ, और मैं बस एक ही चीज़ बोलती थी कि भगवान मुझे एक मौका दो ताकि मैं फिर से वो चीज़ें रिपीटेड कर सकूँ, अच्छे से कर सकूँ, पहले से अच्छा वर्जन मेरा बाहर आ सके। अगर इतना सब कुछ मैंने देखा है और अगर मेरे में कोई चेंज नहीं आ रहा है उसके बाद, तो आई डोंट डिजर्व अ सेकंड चांस इन लाइफ। तो बस वैसे अभी भी मैं वो दर्द याद करूँ, मतलब दैट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी। तो मैं अभी वो सब चीज़ें याद करके अपना सारा टाइम अभी भी ख़राब नहीं करना चाहती, मैं पीछे स्टक नहीं रहना चाहती। वो सब जो भी चीज़ें हुई, मे बी दैट वॉज अ बैड कर्मा, और मे बी दैट वॉज ओनली अ डिजीज़। अगर मैं इसे बहुत नॉर्मली लूँगी तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम थी जो कि अब ठीक हो रही है, हील हो रही है। और आई वॉज नॉट एक्टिव इन सोशल मीडिया, कैसे हो सकती थी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी और सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और देन आफ्टर दैट 28 जुलाई को हम लोग वापस मेरे घर गए, जिसको मैंने अपनी एज अ सेकेंड डेट ऑफ बर्थ मेंशन करा है अपनी इंस्टाग्राम की बायो में, क्योंकि उस दिन मैं वापस अपने घर गई थी ऑलमोस्ट 8-9 महीने के बाद। और दैट डे वॉज लिटरली वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से घर जाना चाहती थी। मैं सच में चाहती थी कि मैं वापस से अपने घर जाऊँ, वापस से नॉर्मल बाज़ार में घूमूँ, जैसे मैं बचपन से उसी बाज़ार में घूमा करती थी। मैं सब लोगों से बात करती थी, मतलब मैं हर एक फन एक्टिविटी फिर से करना चाहती थी। इवन सम वेरी बेसिक थिंग्स वॉज लेज़र टू मी, लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें, नहाने के बाद खुद को टॉवल से साफ़ करना,
दैट वॉज लिटरली अ वेरी कम्फर्ट थिंग फॉर मी। आराम से सोना और सोए से वेब सीरीज़ देखना और अपने बिस्तर पे जैसे भी कहीं पे भी लेट जाना, कहीं पे भी बैठ जाना, वो सब चीज़ें मेरे लिए एक ड्रीम था। और जब मैं अपने घर वापस गई तब भी मैं वो सब चीज़ें तो नॉर्मली नहीं कर पाती थी। कपड़े पहनना स्टार्ट किया था, बट पट्टियाँ होती हैं छोटी छोटी गम वाली, पैराफिन गॉज कहा जाता है उनको, उनके साथ। तो गाड़ी में नहीं बैठ पाती थी मैं, लिटरली गाड़ी से बाहर ऐसे नहीं देख पाती थी। मैं किसी से बात करती थी, कोई यहाँ होता था तो मैं उसे यहाँ आने को कहती थी और ऐसे बात करती, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू मूव। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल था। जैसा कि मैंने अपनी पिक्चर्स सारी की सारी ऐड की हैं, आप लोग सब देख सकते हो। और अभी उस पेन को फील करके बताना आप लोगों को शायद सही नहीं होगा। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ गो टू द हॉस्पिटल, कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से हैंडल की जा सकती है। ये जो भी मेरा वेट गेन हुआ है और जो भी चीज़ें हैं ये सब जल्दी ही ठीक होंगी। आई विल बी बैक। अगर कोई भी बीमार है और मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि कभी भी होप मत छोड़ो। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आप पक्का ठीक हो जाओगे। आप किसी भी बीमारी को फाइट कर सकते हो। कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट आपकी लाइफ का आपको डिफाइन नहीं करता, आप करते हो। तो डजंट मैटर लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं नहीं उड़ा रहे हैं। आई वॉज अ मॉडल, मतलब बाय प्रोफेशन आई वॉज इनटू मॉडलिंग। और एक टाइम था मैं जब कपड़े नहीं पहन पाती थी तो मैं पॉलीथीन बैग्स को, जो उसके हैंडल होते हैं, उन्हें बाजुओं में डाल के उसे नीचे से कट करके उसे डाला करती थी। तो आपके साथ क्या हो रहा है वो सिर्फ आपको पता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं जो कि सिर्फ उन्हें पता है और हम किसी के साथ शायद शेयर नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपनी हर एक चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है ज़िंदगी में। हर एक चीज़ को अच्छे से जियो, हर एक पल को जियो। पता नहीं कौन कब कहाँ हॉस्पिटल में अपनी ही जान को वापस मांग रहा है, क्योंकि मैंने मांगी है। तो इसलिए अब एक एक पल मेरे लिए स्पेशल है, एक एक चीज़ मेरे लिए स्पेशल है। तो आप लोग भी हर एक चीज़ को एंजॉय करो, किसी भी चीज़ को लाइटली मत लो। तो थैंक यू सो मच। अब इस बारे में हम बात करना बंद कर देंगे, पर स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, पर इस चीज़ पर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी। इसके आगे हम अपनी एक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें आप सभी ज़रूर मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच।